हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने ला कर कला में इलाही दिया, जिसने ला कर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ इसके सरे आया, फूल खिलते पड़ इसके सरे आया, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। बहुत ही प्यारी आवाज़, और सैयदा वरीशा अली रिजवी जिनकी आवाज़ में खूबसूरत कलाम आप लोगों ने ये सुना है। और हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में। मुदस्सिर इकबाल मेरे साथ हैं, मैं सहरिश सुहेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हमें मियाँ अतर साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अलामा अतर मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। तो आज हमारे साथ मुदस्सिर माह रमज़ान का चौथा रोज़ा हो गया। बिल्कुल, और आज चौथे रोज़े का इफ्तार की जानिब हम बढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि स्पीड जैसे ना पहले जैसे इंतज़ार किया जा रहा था उसके साथ साथ अब स्पीड के साथ अब चौथा रोज़ा, मैं सोच रहा था कि अगर ऐसे ही रहा तो वो लोग कहते हैं ना कि यार 4 हो गए 5 हो गए पता नहीं चला। तो रमज़ान मुबारक में बरकत ये भी है कि दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहे होते हैं। और आज का प्रोग्राम भी हम एक अच्छी बात, और अच्छी बात हदीस मुबारका से आगे क्या हो सकती है। हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन मोमिन के मेज़ान अमल में सबसे ज़्यादा भारी अमल अच्छे अखलाक होंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ये दिन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान ने 15 मार्च 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भी पेश की, और इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन की करारदाद को 55 ममालिक की हिमायत के साथ मंजूर किया गया। आज के दिन का मकसद ही मुसलमानों और इंसानी हुकूक के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर रवादारी को फ़रोग़ देना। इस्लामोफोबिया ये एक ऐसी टर्म और एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल की गई मगरिब के अंदर, वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, और ये कहा गया कि शायद कोई मुसलमान जिसको देख रहे हैं वो दाढ़ी के साथ है तो दहशतगर्द है, अगर किसी खातून जो है वो बुरके में, अबाए में, पर्दे में, सकाफ में, हिजाब में है तो वो दहशतगर्द है। ये एक एलिमेंट है जो बाकायदा तौर पर लोगों के जहनों में बना, 9/11 के बाद खास तौर पर बिल्कुल ये परसेप्शन बाकायदा प्रोपेगेंडा करके बिल्ड किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि इस्लामोफोबिया के हवाले से हमने बहुत सारे वाक़यात देखे कि जिसमें तशद्दुद भी था और मसाजिद पर हमले किए गए, लोगों के घरों में उन पर हमला किया गया सिर्फ इस वजह से कि मुसलमान है। तो आज इस पर बात करना हमने ज़रूरी समझा है, क्योंकि आज इसका दिन भी है कि करारदाद मंजूर हुई थी और इस पर सब ने खुलकर बात की थी। अलामा अतर मियाँ साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो कि बड़े अच्छे अंदाज में इस पर रोशनी डाल सकते हैं। अब मुझे बताइएगा अतर साहब, अभी हमने जिक्र किया है आज के दिन पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया से निमटने के खिलाफ करारदाद पेश की, जिस पर दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। क्या अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश करने से मसला हल हो जाएगा, इतना काफ़ी था, या फिर मज़ीद हमें इक़दाम उठाने की ज़रूरत है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आज जो मौज़ू मुंतख़िब किया गया यकीनन इस्लाम फ़ोबिया के हवाले से बात की जा रही है। इस्लाम दर हकीकत वो पुरअमन मज़हब है कि जिसके अंदर इंसान अपने आप को सुकून महसूस करता है, और यकीनन माह रमज़ान मुबारक भी हमें इसी तरफ दर्स देता है कि हम माह रमज़ान की इस अजीम बरकत के महीने के अंदर लोगों के साथ इंसानियत का सलूक किया जाए। और इस्लाम ने दर हकीकत इंसानियत को ही फ़रोग़ दिया है। अगर आप देखें, इस्लाम ने वुसअत दी। एक तो है इंडिविजुअल तौर पर इंसान इबादत करता है, और एक है इज्तमाई तौर पर इबादत करना। तो इस्लाम ने उसको वुसअत किस तरह दी? उसको वसअत देने का तरीका ये रहा कि ना सिर्फ आप अपनी इबादत को करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, और साथ साथ लोगों के साथ हुस्न सलूक करें। अगर आप दूसरों के साथ हुस्न सलूक करते हैं तो गोया कि आप इंसानियत का काम कर रखे हैं, और आप इंडिविजुअल नहीं बल्कि आप इज्तमाई तौर पर काम कर रखे हैं। इस्लाम दर हकीकत
अमन का दर्स देता है और हमें बताता है कि औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके हुकूक मौजूद हैं। बग़ैर हुकूक के इस दुनिया के अंदर अगर आप किसी को लेकर आएंगे तो उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। और इस्लाम में क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद महसूस पास की गई, और ये क्यों की गई क्योंकि उसकी वजह ये थी कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम मौजूद हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है, और ये पेश किया जा रहा है कि मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ये याद रखिएगा, जिस दीन से हमारा ताल्लुक़ है उस दीन ने हमें सिखा दिया कि अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करें, मोहब्बत के साथ देखें तो भी इबादत है। राह चलते हुए अगर कांटा मिल जाए उस कांटे को उठाकर साइड में रख देना, ये भी इबादत है। आपके बराबर में घर में पड़ोसी, आपका पड़ोसी मौजूद है और अगर वो भूखा सो रहा है तो आप गुनाह कर रहे हैं, सारी रात आपकी गुनाह में चली जाएगी। अगर आप उसके साथ हुस्न सलूक करते हैं तो ये भी आपकी इबादत में शुमार किया जाता है। आप रास्ते में चलते हुए किसी भी शख्स को, चाहे आप जानते हो नहीं जानते, उन्हें सलाम कर रहे हैं तो आपको भी सवाब मिल रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए, ये दीन इस्लाम का एक ऐसा मेयार है कि लोगों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा कर रहा है। अब ये दहशतगर्दी के जो उनसर हम पर डाले गए, नाम लगाए गए कि भाई एक दाढ़ी रखने से, इमामा पहनने से या बुरखा पहनने से, पर्दा करने से दहशतगर्द हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। इस्लाम हमें तो सिखा रहा है कि मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ से और जिसकी ज़ुबान से दूसरा महफूज रहे। तो इस्लाम ने तो तारीफ मुसलमान की ऐसी कर दी है कि क़यामत तक कोई भी शख्स अगर इस तारीफ से बाहर निकल जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा। एक है ये पूरा प्रोपेगेंडा, उसमें मीडिया वेस्ट का सबसे आगे रहा, फिर सोशल मीडिया उसने बहुत ज़्यादा किया, फिर पूरी एक प्लानिंग थी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़। फिर हमने अफ़गानिस्तान में, इराक़ के अंदर, शाम में, यमन में, हर जगह पर यह सूरत हाल देखी कि आखिर इस वजह से अटैक हुआ कि दहशतगर्दी हो रही। अब मुसलमान जो वेस्ट में रहते हैं, जो मुसलमान अकाबरीन हैं, मुसलमान हुक्मरान हैं, क्या करना चाहिए उनको कि ये धब्बा भी उतरे, वो जो इमेज असल इस्लाम तो अमन है, सलामती है, वो इमेज जाए दुनिया में? देखिए, जब तक हम इस्लाम की सही अशात नहीं करते और लोगों तक दीन की सही मालूमात नहीं पहुंचाते, ये याद रखिएगा, अभी वेस्टर्न में जहां सबसे ज़्यादा रेशो मुसलमान होने का बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा उसकी वजह एक यही है कि वो दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि ये जो दीन है ये क़यामत तक के लिए आ चुका है। अब इस दीन पर अमल करने पर हमें निजात मिलेगी, और कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें उसी तरफ लेकर जा रहा है कि हम आपस में फ़िरके वारियत में ना चलें, हम आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ ना करें बल्कि इत्तिहाद करें, क्योंकि इस्लाम ने हमें सिखा दिया जब हम मुत्तहिद रहेंगे, एक हो जाएंगे, तो एक रियासत कायम की गई जो कि मदीना मुनव्वरा में कायम की गई, और उसमें तरीका क्या था? अखुवत, भाईचारगी नज़र आती थी कि एक सहाबी दूसरे सहाबी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। लेकिन आज जिस माशरे का हम हिस्सा बन चुके हैं, यकीनन ये माशरा ऐसा हो चुका है कि अल्लाह की व रसूल की हदीस मुबारका कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिमु कल जसद वाहिद, कि मुसलमान एक जिस्म की मानित है कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर कोई चोट लगती है तो सारे जिस्म को महसूस होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम हो रहा है। कश्मीर के मुसलमानों के साथ कई साल से जुल्म व सितम किया जा रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रहा है। 30,000 मुसलमान शहीद कर दिए जाते हैं। तो अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अगर आपके पैर पे कोई कांटा चुभता है तो सारे जिस्म को दर्द महसूस होता है। इसी तरह आज हमें इस चीज़ को फील करना चाहिए। शेर की अब मिसदाक अब आना चाहिए आज 2024 में कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, लेकिन सूरत हाल उसके मुख्तलिफ। अच्छा, इसमें मैं अलामा साहब एक चीज़ और जो कि मैं चाहूँगी इसमें आप थोड़ी सी रोशनी डालेगा। एक तो ये बड़ा गलत परसेप्शन जो कि वेस्ट में बनाया गया, अगर कोई दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है या कोई भी तंजीम ऐसी है, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ दहशतगर्द, उनका कोई मजहब नहीं है। और वो लोग जो कि अपने किसी ज़ाती या फिर दुनियावी मफाद के लिए उनकी सहूलतकारी करते हैं, वो बिल्कुल गलत लोग हैं और उनके खिलाफ ज़ाहिर जितनी भी रियासतें हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में हमें इस तासुर के बारे में ज़रूर इस्लाह भी करनी चाहिए, बताना भी चाहिए कि भाई इन लोगों का कोई मजहब नहीं होता, इन्हें मुसलमान कहना बिल्कुल गलत है। असल में देखें, एक हदीस अगर ये समझ ली जाए और पढ़ ली जाए, समझ ली जाए, जो कि मिशकात शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ तलवार के साथ मिले, सही है, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुमी हैं, तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
कातिल को तो समझ में आता है क्योंकि उसने उसको कत्ल कर दिया, बेगुनाह कत्ल किया है, इसका तो समझ में आता है, लेकिन मकतूल जहन्नुम में जाएगा ये समझ नहीं आया। तो अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया अगर उसे मौका मिल जाता तो जाहिर सी बात है वो उसको कत्ल कर देता। तो अल्लाह के रसूल ने तो लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दिया कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुमी हो जाएंगे। लेकिन जिहाद करना वो एक अलग मसला है, दीन की आबियारी के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत और कोशिश करना वो एक अलग मसला है। लेकिन आपस में लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना ये लाजमी ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की अहादीस मुबारका कसीर मौजूद हैं जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने हमें सिखा दिया कि अगर हम अपने माशरे के अंदर, अपने घर के अंदर अमन व सुकून चाहते हैं तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये, अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। आप चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक अमन व सुकून पैदा हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वह अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करे। और अगर आप चाहते हैं आलमी तौर पर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो रसूलुल्लाह की वो हदीस। मुसलमान कौम की सबसे अच्छी बात जो कि मेरा ख्याल है आप भी इससे एग्री करेंगे कि हम लोग अपने मजहब का जिस तरह एहतराम करते दूसरों के मजहब का भी वैसे करते हैं। मैंने नहीं कभी देखा कि नाउजुबिल्लाह को गुस्ताखाना खाके किसी किस्म के बने हुए किसी की किताब की बेहुरमती की जाए, कभी नहीं ऐसे हुआ। मामला मुसलमानों में है। वैसे ही हमारे लिए तो एहतराम तमाम अंबिया कराम का एहतराम क्यों हमारे लिए ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा। उसके बगैर तो ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इवन उससे हट के बाकी मज़ाहिब का भी एहतराम मुसलमानों के यहाँ सबसे ज़्यादा है। अनटिल के वो आगे से तलवार की सूरत में ना खड़े हों तो मुसलमानों ने हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा सैयदा वरीशा के साथ कुछ गुफ्तगू भी हम करेंगे। वरीशा पहले तो ये बताइएगा कि मैं अपने नाज़रीन के लिए कि वरीशा जो हैं वो बसारत से महरूम हैं और देख नहीं सकती हैं, लेकिन जो उनकी बसीरत है वो भी हम देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी खुश लहानी है, क्या खूबसूरत आवाज़ है, अंदाज़ है वरीशा का। और वरीशा माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी बातें भी करती हैं। वरीशा कब से आप जो है वो नाते पढ़ रही हैं? मैं अभी कुछ सालों से अभी मैंने पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, 8 या 9 ईयर्स से। तो आपको कैसे शौक पैदा हुआ? स्कूल में हमें सिखाते थे पढ़ना, तो फिर मेरा शौक़ आगे जाके पैदा हुआ कि मैं नात पढ़ूंगी। दूसरों को देख देख के, मतलब यूट्यूब पे मैं देखती थी, नाते सुनती थी। अच्छा, तो मुझे वहाँ से वो हुआ कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। तो फिर कितने कप्स मिले आपको? कंपटीशन हुआ होगा स्कूल में? स्कूल में ज़्यादातर कप्स जो हुए वो वही उन्हीं के पास होते हैं। अच्छा मुझे वरीशा ये बताइएगा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6 में हैं माशाल्लाह। तो 6 में हैं तो आप ब्रेल तो बहुत अच्छा आप यूज़ करती होंगी। नात सिर्फ सुन के याद कर लेती हैं या फिर ब्रेल पे लिखती हैं और उसके बाद याद करती हैं? कैसे याद करती हैं? सुन के याद करती हूँ क्योंकि जो हमें मुझे देते हैं या यूट्यूब से बोलते हैं कि आप पढ़ो तो वो मैं तो सुन के करती हूँ। अच्छा, सुन के कर रही होती हैं। अच्छा, तो सबसे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है नात, वो मेरा दिल चाह रहा है कि आप वो हमें सुनाएं। जी। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी दिखा दूं। सुभान अल्लाह। देखने का करीना
देखा दूं, मुझको इक़बाल निस्बत है उनसे जिनका हर लफ्ज़ जाने सुख़न है। मैं जहानात अपनी सुना दूं, मैं जहानात अपनी सुना दूं, सारी महफिल की महफिल सजा दूं, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बेचा। प्यारी आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत नात। प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब का ये कलाम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने, जी बिल्कुल, तो उन्होंने उसी निस्बत में और आपकी और जो बातन की आंखें इसी तरह से खुली रहें और इसी तरह से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पेश करती रहें। वरीशा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। अल्लामा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज की ट्रांसमिशन में मौजूद थे। और आज मुदस्सिर आपको पता है जुमा भी है और रमज़ान का पहला जुमा है, आज का दिन बहुत ख़ास है, तो जितनी हो सके हमें बरकतें रहमतें समेटनी है, इबादत करनी है, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। एक और खबर बिल्कुल बहुत अहम ये खबर है, अमरीकी अवानी नुमाइंदगान से खबर है, जहां पर पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात मुकर्रर हुई है। 20 मार्च को होने वाली समात में डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया गया है। तो इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये जो खबर आई कि वहाँ समात हो रही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के हवाले से, इलेक्शन से रिलेटेड, ये को बहुत अनयूजुअल ये काम है और डोनाल्ड लू को वहाँ बुलाया जा रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तानी सियासत में ये हो गया वो हो गया। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसके जो अहम तरीन पहलू है, 3 पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ये हकीकत है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी आलमी ताकत है और जमहूरी निज़ाम की अमल बरदार है और उसकी वहाँ ये तवक्को पाई जाती है कि जो जमहूरी अमल है वो तसलसल के साथ जारी रहे। तो यहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि अमरीकी कांग्रेस के अंदर जब भी किसी अहम मुल्क के अंदर कोई बड़ी सियासी तब्दीली आती है तो वो वहाँ की इंतज़ामिया या दफ्तर ख़ारजा के आला हुक्काम को तलब किया जाता है ये बताने के लिए यूएस कांग्रेस को कि उनकी सोच क्या है, उनके इरादे क्या हैं, उनकी तवक्कुआत क्या हैं और आइंदा उस मुल्क के साथ पॉलिसी और जो ताउन का सिलसिला है वो कैसे चलेगा। तो ये एक रूटीन की कार्रवाई है और बेशुमार दफ़ा मुझे भी अमरीकी कांग्रेस में इस तरह की हियरिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता रहा है। तीसरी बात जो सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस मौके पे दफ्तर ख़ारजा के जिस आला अफसर को यूएस कांग्रेस में तलब किया गया है वो डोनाल्ड लू हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि एक मखसूस सियासी जमात बारहा पिछले 2 साल में उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती रही है कि वो मरकज़ी किरदार हैं पाकिस्तान में सियासी निज़ाम में तब्दीली के हवाले से। और आप जानते हैं कि अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने बारहा वाशिगाफ अल्फाज में इन इल्ज़ामात की भरपूर अंदाज में तरदीद भी की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 20 तारीख की हियरिंग है यूएस कांग्रेस में, ये एक बहुत अहम इस वजह से है कि डोनाल्ड लू साहब को खुद
एक मौका मैसर आएगा कि वे यूएस कांग्रेस के फोरम पे वो इस बात को क्लैरिफाई करेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहता है, लेकिन वहाँ पे दाखिली सियासी मामलात में बिल्कुल कोई मुदाखलत ना करता है, ना करना चाहता है। और साथ ही साथ चूंकि अमेरिकी हुकूमत की मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये मामूल की एक कार्रवाई होती है और आपको भी इससे पहले इनवाइट किया गया इस तरह की सेशंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि डोनाल्ड लू वहाँ पर इसका क्या जवाब देते हैं। और दूसरा, इस खबर का इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हो कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी सियासत में जो पार्टीज होती हैं वो इस तरह की खबरों पर काफ़ी बात करती हैं कि भाई देखिए हम लोगों का ये मौक़िफ़ था और बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए जी बिल्कुल, देखिए जो पहला पहलू है आपके सवाल का वो बहुत अहम है कि मैं समझता हूँ ये बहुत अहम हियरिंग इस वजह से है कि डोनाल्ड लू को बजाते खुद ये मौका मैसर आएगा कि वो दफ्तर खारजा की पॉलिसी और अपनी सोच की तर्जुमानी करेंगे ऐवान नुमाइंदगान में, और ये बताएंगे कि एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी अमेरिका पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, जमहूरियत का तसलसल चाहता है, लेकिन उस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं या जो उसके मामलात हैं वो पाकिस्तान का दाखिली मामला है, और पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात में अमेरिका बिल्कुल मुदाखलत नहीं करना चाहता। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मौके पे यकीनन वो इस बात को भी बावर कराएंगे कि वक्त गुजरने के साथ, चूंकि पिछली 2022 से पहले जो हुकूमत थी उसके आखिरी दिनों में जो बहुत गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए गए थे अमेरिका पे, उनको भी वो दूर करेंगे और ये बताएंगे कि इस मौजूदा जो नई आने वाली हुकूमत है इस्लामाबाद में, उसके साथ अमेरिका भरपूर मुख्तलिफ शोबों में सियासी, सिफारती, माशी, दिफाई मामलात में ताउन को आगे बढ़ाना चाहता है, और इस बात का ख्वाहा है कि दोनों ममालिक अपने जो बाहमी ताल्लुकात को इस खित्ते की अमन व सलामती के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इकनॉमिक प्रोग्रेस के लिए मज़ीद आगे बढ़ाएं, और किसी सियासी जमात को जिसके ज़रिए से ये गलत फहमी पैदा करने की जो कोशिश है वो नाकाम हो जाएगी कि जनाब अमेरिका जो है पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करता है, करना चाहता है। और ये एक पहलू है। दूसरी जानिब आप देखें, एक जानिब तो वो एक मुदाखलत का इल्ज़ामी और साइफर का एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया गया, दूसरी जानिब उसी जमात के कारकुन आज एक और नैरेटिव फेक बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का वफ्द यहाँ पहुंच रहा है और पता नहीं पाकिस्तान के एटमी राजों के हवाले से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि एक और फेक नैरेटिव है। हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें ये नैरेटिव बड़ा काम करते हैं, जब ये बिल्ड किए जाते हैं, परसेप्शन अवाम में बनाया जाता है, इसका इफेक्ट नजर आता है। तो अभी डोनाल्ड लू जो भी मौक़िफ़ अपनाएंगे उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत पर? इसी के साथ मैं एक चीज सवाल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल शाह साहब आपसे जानना चाहेंगे। पाकिस्तान में एक सियासी जमात ने वहां पर लॉबिंग फर्म हायर की, लॉबिंग हो रही है, कुछ कांग्रेसमैन ये बात भी कर रहे हैं जो यहाँ पे सियासी जमात बात कर रही है, तो वहाँ कांग्रेस के अंदर उन्होंने जाना है, चीज़ें गुफ्तगू होनी है, तो उसके कोई इम्पैक्ट होते हैं कि कोई अकेला इंडिविजुअली कांग्रेसमैन सवाल कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो उसके कोई इम्पैक्ट होता है? बहुत अहम सवाल है। देखिए, पहला पहलू ये है कि डोनाल्ड लू जो हैं वो बिल्कुल वही बात करेंगे, वो जिस दफ्तर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दफ्तर खारजा है, और अमरीकी दफ्तर खारजा बारहा वाशिगाफ अल्फाज में इस बात की तस्दीक और तरदीद कर चुका है कि अमरीका पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात में मुदाखलत ना करना चाहता है, ना कर रहा है। पहली बात तो वो कोई नई बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो ये करेंगे कि अमरीका नई आने वाली हुकूमत के साथ मईशत के शोबे में, डायस्पोरा के शोबे में, इन्वेस्टमेंट के शोबों में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के शोबों में मजीद ताउन को फ़रोग़ कर देना चाहता है, ताकि इस खित्ते में अमन, खुशहाली और स्टेबिलिटी जो है उसको मजीद फ़रोग़ दिया जा सके, जिसके ज़रिए से मैं समझता हूँ वो तमाम साजिशी बयानिए जो हैं और फेक नैरेटिव्स जिसके हवाले से पाकिस्तान के अवाम के दिलों में कुछ खदशात पैदा किए कर जाने की कोशिश की जा रही है, उनको भी उनका सदेबाब करने और नाकाम बनाने का मौका मिलेगा। देखा होगा इस परसेप्शन को जो पाकिस्तान में बनाई जा रही कि साल के आखिर में अमेरिका में भी तब्दीली आएगी, वहां पर भी ऐवान में चेंज होगा, तो उसके असरात पाकिस्तान में होंगे और फिर यहां से भी चेंज आ सकता है। एक ये बड़ी परसेप्शन चल रही है।
देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो हमाजहत और मल्टी डोमेन हैं। देखें, सियासी के साथ साथ हमारे बहुत करीबी दिफाई ताउन है, हमारा बहुत करीबी इस खित्ते में अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है कि एक तस्वीराती तवाजुन कायम रहे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, दो एटमी ताकतों के दरमियान अमन कायम रहे, कोई कशीदगी ना हो। साथ ही साथ जो अफगानिस्तान में दोबारा जो है दहशतगर्दी सर उठा रही है, उसमें पाकिस्तान और अमेरिका जो है शेयर करते हैं अपने कॉमन कंसर्न्स। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है, तो पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल का 3 एतबार से अमेरिका के साथ खैर सगाली के करीबी ताल्लुकात का होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि एक जानिब हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स अमेरिका की जानिब मज़ीद बढ़ें, दूसरा ये कि हमारी जो रेमिटेंसेस हमारे डायस्पोरा पाकिस्तान को भेजते हैं, हम तवक्को करते हैं उसमें भी इजाफा हो, और तीसरा पहलू ये है कि IMF का भी जो रिलीफ पैकेज है उसमें भी अमेरिका की जो आशीर्वाद है और गुडविल है उसकी अगर कामयाबी होती है तो वो इस बात का सबूत है कि अमेरिका पाकिस्तान में पाकिस्तान की माशी तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम में एक अहम रोल प्ले करना चाहता है, और जो सियासी क़ुव्वतें इस ताल्लुक़ को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, पाकिस्तान के सियासी, माशी और समाजी ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, मैं समझता हूं अमेरिका उनके साथ भी किसी किस्म का ताउन नहीं करना चाहता। अच्छा, अभी मुझे शाह साहब एक चीज़ और बताइएगा कि अभी जैसे कि इस मौजू के ऊपर ज़ाहिर है इसको ज़ेरे गौर लाया गया, इस पर बात हो रही है वहाँ पर, और पाकिस्तानी सियासत की और इलेक्शन की चर्चा वहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अभी जैसे कि मुदस्सिर ने कहा कि साल के आखिर में ईमान में अगर तब्दीली आती है तो क्या फिर से इस तरह के मामलात को डिस्कस किया जा सकता है, या फिर जाहिर है जब ईमान में तब्दीली आएगी, दफ्तर खारजा में तब्दीली आएगी तो मौक़िफ़ में भी तब्दीली आ सकती है कुछ? देखें, आपका अहम सवाल है, मैं मुख्तसरन इसका जवाब ये दूंगा। अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है उसका जो बुनियादी उसूल है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी कि जो 3-4 बड़े पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, US कांग्रेस, वाइट हाउस और पेंटागन और दीगर इदारे अदलिया, ये सेपरेशन अपने अपने रोल में काम करते हैं। इसीलिए US कांग्रेस, जिस तरह इस हियरिंग में कहा गया कि वो अब इंतज़ामिया को ये मौका देता है कि वो आके अपनी सोच और अपनी पॉलिसी की नुमाइंदगी करे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के करीबी ताल्लुकात सिक्योरिटी की डोमेन में, दिफा की डोमेन में, मईशत के डोमेन में, इन्वेस्टमेंट की डोमेन में, हमारी डायस्पोरा के हवाले से ये इतने हमजहत और करीबी हैं कि कोई भी हुकूमत अमेरिका में आए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, क्योंकि अमेरिका चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, वो दोनों ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ करीबी खैर सगाली के ताल्लुकात अमेरिका के अपने मफाद में हैं। तो ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान को ताल्लुकात एक पार्टी की और एक साबिक वज़ीर आज़म की वजह से कुछ खराबी हो, उसमें बेहतरी जो है वो एक छोटी सी बात जो कि इसमें मैं मुदस्सिर आपकी बात में ऐड करूंगी। वैसे तो हम शाह साहब ये देखते हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि जब उनके ऐवान में इस तरह की बात डिस्कस हो रही है तो उनकी नज़र तो है, उनकी कोऑर्डिनेशन तो पाकिस्तान के साथ उस तरीके से है कि वो डिस्कस भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। देखें, जो इसका पहला पहलू है वो ये है कि चूंकि एक आलमी ताकत है अमेरिका और वो जमहूरियत का आलमी सतह पे अलमबरदार है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उसकी ख्वाहिश है कि दुनिया के हर मुल्क में जमहूरी निज़ाम हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो। लेकिन उसके जो स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, दाखिली सतह पे उसकी अरेंजमेंट्स क्या हैं। देखिए, अमेरिका जो है वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है डेमोक्रेसी होने के बावजूद, पाकिस्तान जो है वो एक पार्लिमानी निज़ाम है, तो जमहूरियत होने के बावजूद हमारे निज़ाम में कुछ पिकुलियरिटीज़ हैं जो स्पेसिफिक और मखसूस हैं, तो उसकी स्पेसिफिक्स में जाना मैं समझता हूँ अमेरिका भी इस बात को नहीं चाहता कि वो ऐसा कोई तर्ज अमल अपनाए, ऐसी कोई स्टेटमेंट दे जो की उम्मीद और तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे थे, और अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं नई हुकूमत और अमेरिका के ताल्लुकात किस जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम
टू बोल के जायके और मैं और शेफ़ मायदा आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। हम आपस में बातें कर रहे थे कि ड्रम स्टिक्स भी बनती हैं बड़ी मज़े की, चिकन स्टिक्स भी बनती हैं बड़ी मज़े की, तो मायदा ने बोला क्यों ना आज हम चिकन स्टिक्स बना लें। ऐसा ही बिल्कुल, आज हम चिकन स्टिक्स बना रहे हैं बेकरी स्टाइल में, जो कि बेकरी पे आप लोग बहुत ही शौक से जाकर खाते हैं और ख़रीद के लाते हैं, स्पेशली रमज़ान के अंदर तो ये बहुत ही फेमस होती है। तो आज वो हम आपको घर पे बनाना सिखाएंगे, तो आपने ये ट्राई लाजमी करना है। एक जगह हम चिकन स्टिक्स बना रहे हैं, दूसरी जगह हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चना चाट। आहा, मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना चाट। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है मायदा हम रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं ताकि चाट भी सामने आ जाएगा, तो वो ख़वातीन जो हमें सुन रही हैं वो जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लें और अपनी ये जो चार्ट पे लिस्ट आप देखेंगी ना, सारा सामान लिखिए और अपने जो हस्बैंड जो कि भी बाहर मौजूद है उन्हें कॉल करें, ये चीज़ कम है, जल्दी से लेके पहुँचें आप। तो आप मुझे बता दें क्या क्या डाल रही हैं आप। हमने जो चिकन स्टिक्स है बेकरी स्टाइल, उसमें हमने बोनलेस चिकन लेनी है, बहुत ही छोटा क्यूब कट हमें चाहिए, ये साइज़ होगा ताकि ये स्टिक के ऊपर आराम से आ सके। थोड़ा सा मोटा है, मतलब थोड़ा बहुत सा पतला स्लाइस, बहुत पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है, 1.5 इंच का हमने लेना है। इसके साथ हमने जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसमें ऑरेंज फूड कलर है, ठीक है, सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, बेसन है, ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारे जो वो पेस्ट जाएगा इसके अंदर, पपाया पेस्ट जाएगा जो कि चिकन को सॉफ्ट करेगा, ठीक है, योगर्ट जाएगी इसमें, ग्रीन चिली पेस्ट जाएगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो हम पहले चिकन स्टिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसेस है। पहले आप इसकी मैरिनेशन बनाएंगी, उसके बाद स्टिक्स पे लगाएंगे। बिल्कुल, हम इसको पहले मैरिनेट करेंगे, ठीक है। मैरिनेट करने के लिए हमने इस चिकन को ले लिया है क्यूब कट के अंदर। अच्छा, हमने ये सारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं इसको मिक्स कर लिया है। एक दफ़ा फिर से बता दें कि क्या क्या स्पाइसेस हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ऑरेंज फूड कलर हमने लिया है, थोड़ा सा जो चिकन को कलर देगा, ठीक है। सॉल्ट लिया है हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स हमने 1 टीस्पून इसके अंदर लिया है, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, यानी कि जीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, ये जो छोटे वाला चम्मच होता है ये हमने लिया है इसके अंदर। बेसन हमने 1 टेबलस्पून लिया है और गरम मसाला पाउडर हमने इसके अंदर हाफ टीस्पून। चाट भी इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रेसिपी चाट के इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सारे ड्राई जो मसाला जात हैं उनको आपने मिक्स कर लिया। हमने इन सारे मसालों को मिक्स कर लिया है, ठीक है। हम अब इसके अंदर ये सारे ड्राई मसाले एक साथ डालेंगे, ठीक है। ये आप सारे, अगर आपको ये पूरा रमज़ान बनानी है तो ये आप ड्राई मसाले एक साथ बना के स्टोर भी कर सकते हैं मिक्स करके, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो हमारे पास ये सारा है बैटर जो हमने पूरा बनाया है, इसके अंदर हमारे पास 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर पपाया पेस्ट लिया है, ठीक है। कच्चा पपीता नहीं लेना, पक्का पपीता जो ऑरेंज वाला होता है वो हमने इसके अंदर डालना है। हरा नहीं, यानी कि येलो वाला पक्का हुआ पपीता है वो हमने इसके अंदर। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि पपीता मतलब पपाया एक फ्रूट है और उसमें इतनी ताकत होती है कि वो गोश्त को गला देता है, गलावट के लिए काम आता है वो, जबरदस्त। और हमने इसके अंदर लिया है 2 से 3 टेबलस्पून दही लिया है और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट लिया है, सही, ठीक है। हमने इन सारी और ये जनाब ये पेस्ट इसको चटपटा बनाएगा क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी आ गई, इसमें योगर्ट भी आ गई, इसमें पपाया भी आ गया और मसाले तो वैसे ही मौजूद हैं। चलें जी, अब इसको मिक्स करेंगी, हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऑन कर दूं या नहीं करूं? आप इसको ऑन कर दीजिए ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए डीप फ्राइंग के लिए। अच्छा, इसको हमने रेस्ट ज़रूर देना है, जो हमने मैरिनेशन करनी है इसके बाद हमने इसको 3 से 4 घंटे रेस्ट ज़रूर देना है। इस पॉइंट पे आके आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको मैरिनेट करके, इसमें ऑब्वियसली प्याज नहीं है तो ये फ्रीज भी हो सकता है, आराम से फ्रीज हो जाएगा ये, ठीक है। हमारा यहाँ तक ये मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बेहतरीन, ये तो मुंह में पानी आ रहा है भाई देख के। पता है वही मसालों की जो खुशबू होती है ना, जो अरोमा होता है वो बहुत मज़े का लगता है। और ऐसे में रमज़ान में स्पेशली जब हमें दिल चाहता है कि कुछ चटपटी चीज़ें हो जो कि हम सॉसेस के साथ नोश फरमाएं, ऐसे में ढाका चिकन हो, चिकन स्टिक हो, ये सारे लवाजमात टेबल पे हो तो क्या ही बात है। एनी हाउ, अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता पूरा रमज़ान मायदा बताती रहेंगी क्विक रेसिपीज़ जो कि आप देखते भी रहेंगे, ट्राई भी करते रहेंगे और होपफुली आपकी तारीफ़ें भी हों। और बजट फ्रेंडली हैं ये सारी चीज़ें, आपके घर में मौजूद होती हैं, आपको कुछ भी बहुत महंगा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने स्टिक्स को इसमें इसको मतलब बोटियों को इसमें परो देना है। बोटियों को हमने इसके अंदर पिरोना है, बिल्कुल आप सही टर्म यूज़ कर रही हैं,
ठीक है, 3 से 4 ही हमने इसको डालना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें टमाटो या फिर वो इसमें वो भी लगाते हैं ना, अनियन का एक स्लाइस भी लगा देते हैं। वो हम शाशलिक स्टिक्स वो हो जाती हैं, ठीक है। मैरिनेशन आप सेम ही रखते हो, उसमें ही होते हैं वेजिटेबल्स को आप कट करके इसमें लगा दे तो उस पर फिर क्रम्बिंग नहीं होती। इसको हमने क्रम्बिंग करनी है। कैप्सिकम भी लगाते हैं ना? कैप्सिकम भी लगाते हैं, अनियन भी लगाते हैं, ग्रीन चिलीज भी लगाते हैं, ठीक है। वो आपके जो भी आप उसको लगाना चाहिए, वो भी हम एक दफ़ा बनाएंगे रमज़ान में इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, वैसे जो चिकन होता है वो ऑलरेडी इतना नर्म होता है कि वो अगर आपने क्यूब्स थोड़े मोटे ना लिए तो वो टूट भी सकते हैं लगाते हुए। टूट भी सकते हैं। और अच्छा, ये सॉफ्ट इसलिए और जल्दी पकने वाला इसलिए होगा जब आपने इसके अंदर पपीता लगाया है, ठीक है। पपीता लगा के जब आप इसको मैरिनेशन पे छोड़ेंगे तो ये वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा ये। ज़बरदस्त, बेहतरीन। हम बस इसको तो भाई वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त हमें टेलीविज़न पर देख रही हैं वो लाजमी तौर पर इस रेसिपी को ट्राई करें अपने किचन में और आज अपने बच्चों को खुश करें, अपनी फैमिली को खुश करें। और अगर बर्तन ज़्यादा गंदे हो गए हैं या फिर आपको लग रहा है किचन में सफाई जो है वो अब ज़रूरी हो गई है, तो ऐसे में जो वॉश बेसन होता है उस पर आपका ना लेमन मैक्स बार हो या फिर लिक्विड सोप हो, ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये स्पॉन्ज जो कि लाजमी है, जिसमें आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे आप बार लगाएंगे और बर्तन धोते जाएंगे 3x यानी कि 3 मोर टाइम ये आपकी ग्रीस को काटेगा और झाग बनती जाएगी, बर्तन धुलते जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है किचन में होना। उसके अलावा हमें पामोलिव सॉप भी नज़र आ रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। मुझे वैसे बहुत आदत है मायदा, मैं बार बार हाथ धोती हूँ किचन में ना, तो मेरे लिए सोप का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो पामोलिव बेस्ट है कि हाथों से भी खुशबू आए, क्योंकि समटाइम हम लोग कुछ मैरिनेट करते हैं, स्पेशली अगर फ़िश बना रहे हैं या फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रहे हैं, स्मेल काफ़ी देर आपके हाथों से नहीं जाती। तो ऐसे में किसी अच्छे सोप का किचन में होना बहुत ज़रूरी है। तो पामोलिव बेस्ट है, वो आप रखें, हाथ धोते जाएं, काम करते जाएं, इससे पता चलेगा आप कितने सलीकामंद हैं कि आपसे स्मेल भी नहीं आ रही और काम भी सारा हो गया है। अच्छा, पामोलिव का ये भी है कि आपके हाथ ड्राई नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने ये किया है, स्टिक को आपने एग में डिप किया। हमने इसको एग में डिप किया है, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला एग के अंदर, हमने सिंपल इसको एग में डिप किया है, ठीक है। ब्रेड क्रम्स हमने लिए हैं, ठीक है। हम इसको अगेन एग में डिप करेंगे, ठीक है। और हम इसको, हमारा ऑयल जो है वो 1 मिनट बस, हमारा ऑयल गरम है, ठीक है। बहुत आराम से हमने इसको इसमें डिप किया। इसी तरीके से हम सारी जो हमारी स्टिक्स हैं इसको हम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस पे जैसे ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लगाया है, ठीक है, ये आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इस स्टिक्स को आप इस कंडीशन पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देन जब आपने फ्राई करना हो तो आपने अंडे में डिप किया और इसको फ्राई कर लिया। बेहतरीन। तो इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, आप घर पे बनाएं और उन्हीं पैसों में मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आपको सिंगल पर्सन सर्विंग मिलेगी, यहाँ पे आपको 2 to 3 पर्सन आराम से खा सकते हैं। ये आपके सामने हमने कोई भी इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो कि घर में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। पपीता है जो कि आपको खरीदना पड़ेगा, आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप पपीता ना भी डालें, ठीक है, दही भी डाली हुई है तो फिर भी चलेगा, ठीक है। अगर आपके घर में नहीं है पपीता तो कोई मसला नहीं है, वो ज़्यादा सा वो कमर्शियल। आपको घर में क्या क्या फरमाइशें आपको मतलब सुनने को मिलती हैं कि भाई ये बनाओ आज, या ये बना के खिलाओ? चाइनीज़ की फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि चाइनीज़ में मेरा हाथ बहुत पक्का है। पक्का तो सब चीज़ों में है, लेकिन हम किस दिन खा रहे हैं चाइनीज़? हम जल्दी बनाएंगे इंशाल्लाह। चाइनीज़ में आप बनाती क्या है? चाइनीज़ में सारी चीज़ें, जो भी चीज़ होती है, ठीक है। ऑथेंटिक चाइनीज़ तो आपको पता है यहाँ पर कोई भी नहीं खा सकता पाकिस्तान में, ठीक है। तो हमें थोड़ा पाकिस्तानी तड़का लगना बहुत ज़रूरी होता है। हमने जो है मेरी मम्मी को मेरा चाइनीज़ बहुत पसंद है, मेरे हाथ का चाइनीज़। इसको थोड़ा सा हम फ्लिप करेंगे। अच्छा, मैं इसको कर दूँ? हाँ जी, इसको फ्लिप कर दें आप ताकि ये जले ना। ये एग जल्दी ब्राउन हो जाता है। जल्दी ब्राउन हो जाता है और हम इसको ज़बरदस्त, थोड़ी सी आंच इसकी कम करनी पड़ेगी, बेहतरीन। और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है इन स्टिक्स की, और इतना इजी है। देखिए आप कितना क्विकली ये बन गया है। अगर आपने मैरिनेशन करके रमज़ान से पहले भी रख दी है तो मेरा ख्याल है कि पहला अशरा तो बड़े मज़े से गुजर सकता है आपका। इन स्टिक्स को फ्राई करें और सर्व करते हैं। मेहमान जो भी आएंगे बोलेंगे भाई बड़ी सुगर खातून है, काफ़ी बंदोबस्त करके रखा हुआ है। ये बहुत ही आसान है, आपके सामने बहुत ही इंस्टेंट बन गई है। मैरिनेशन करके भी आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। स्टिक्स बना के भी रख सकते हैं,
जैसे आपको दिल चाहे आप इसको कर सकते हैं। ज़बरदस्त। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम अपना चाट की तरफ आ जाते हैं, ढाबा स्टाइल। अच्छा, चाट एक ऐसी चीज़ है जो हर फैमिली में एक रिवायती रेसिपी होती है, जो हर फैमिली की होती है, वही बन रही होती है। ठीक है, आज हम थोड़ा ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। हो सकता है ये आपकी फैमिली में इससे पहले ना बनी हो, तो आपने एक दफ़ा ये लाजमी ट्राई करनी है मेरे कहने पे, और फीडबैक ज़रूर देना है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे कभी मौसम अच्छा हो या वैसे आउटिंग का प्लान भी बन जाए ना, तो हम लोग अगर जल्दी निकल जाए ना घर से, तो फिर ये होता है कि चाट खाएंगे शाम में। हाँ जी, तो ये चाट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ज़बरदस्त किस्म की अगर आपको घर में बनानी आती हो तो वो घर में ही ट्रीट हो जाएगी सबकी। आई थिंक तो इसे बंद कर देना चाहिए, ये उसी में हो जाएगा। हाँ जी, ये इसमें हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा इसको फ्लिप करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलिए मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। तब तक आप ये बता दें कि हमारी जो चना चाट है इसकी रेसिपी क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से शामिल होने जा रहे हैं? अच्छा, चना चाट को जो हम बना रहे हैं वो हम उसको कुक करेंगे थोड़ा सा। इसके लिए हमने ये एक मिक्सचर रेडी किया है। इस मिक्सचर के अंदर जो है वो हमारे पास 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर काला नमक लिया है। इसका पेस्ट बनाने के लिए हमने जो है वो इसके अंदर 2 लेमन जूस डाले हैं, 2 लेमन को इसके अंदर स्क्वीज किया है। बिल्कुल। और चाट जो है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जो लोग आवाज़ बंद करके टीवी देख रहे हैं वो बिल्कुल आराम से यहाँ से ना लिख सकते हैं रेसिपी के इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से शामिल है। एक बार फिर से मायदा बता दें इसमें क्या क्या शामिल है। हमने इसके अंदर जो लिया है, ठीक है, सबसे पहले आपने चने लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर बॉइल्ड पोटैटोज़ लेने हैं, आलू लेने हैं, उसको हमने क्यूब कट किया हुआ है, सही है। हमने इसके अंदर खीरा लेना है, हमने इसके अंदर प्याज लेनी है, हरी मिर्चें लेनी है, धनिया लेना है, पुदीना लेना है, इमली का पल्प लेना है। मसाला जात के अंदर जो हमने लेना है वो हमने रेड चिली पाउडर लेना है, धनिया पाउडर लेना है, ज़ीरा पाउडर लेना है, चाट मसाला लेना है, नमक लेना है, और हमने इसके अंदर काला नमक ऐड करना है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर पकाएंगे थोड़ा सा, 5 मिनट में हार्डली ये रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसकी फ्लेम को हल्का कर देते हैं। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि चना चाट में कोई चीज़ पक के डल रही है। एक हमारा काठियावाड़ी छोले होता है जो पकता है, ये काठियावाड़ी छोले नहीं है, ये बहुत ही इंस्टेंट और बहुत मज़े की रेसिपी है। चलिए मैं देखती हूँ, मैं ट्राई करूँगी घर में। हमने इसके अंदर ऑयल डाला, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल लिया, ठीक है, ध्यान से। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इसमें यकीनन थोड़ा पानी होगा। हाँ जी, ये पेस्ट है तो इसमें पानी होगा थोड़ा सा। हमने इसके अंदर ये लिया, ठीक है, हम इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें अब आप जल्दी से वो डाल दीजिए जो भी आपको डालना है, ताकि वो ये बस अभी नॉर्मल हो जाएगा। हम इसके अंदर अब जो ये हमने पेस्ट बनाया था, ठीक है, ड्राई मसाले का, और हमने इसके अंदर जो लेमन जूस के साथ और पानी के साथ इसका मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इसमें बता दें इस पेस्ट में क्या क्या है। अच्छा, इसके अंदर वो जो जितने ड्राई मसाले जो मैंने अभी रिपीट किए थे, सही है, नमक, मिर्चें, काला नमक, ज़ीरा, धनिया, चाट मसाला, वो हमने लेमन जूस के साथ इसका पेस्ट बनाया था। ये हम इसको हार्डली 30 सेकेंड्स तक हम इसको पकाएंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ वैसे ये रेसिपी, बिल्कुल मेरे लिए न्यू है। ये आप इफ्तार के बाद ट्राई करिएगा, ठीक है, आपको ये बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। हमने इसमें जो है वो 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर इमली का पल्प लिया है, ठीक है। चना चाट इमली के पेस्ट के बगैर अधूरी है, बिल्कुल सही बात है। ये आप इसमें मिक्स करें। हम इसको तकरीबन 10-15 सेकंड हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है। ये सिर्फ मिक्सिंग है, हमने इसको पकाना नहीं है, ठीक है, बस हमने इसकी मिक्सिंग करनी है थोड़ी सी, ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। ज़बरदस्त, ठीक है। हमने इसके अंदर ये लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे चने जो हमने अच्छा, वैसे जिन लोगों को खाना बनाने का शौक होता है ना, वो उनको इतनी कोई क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि ये मिक्स हो गया, अब इसमें क्या डलने वाला है, अब इसको क्या करना है, पूरी रेसिपी समझ के ना फिर उन ख़वातीन ने लाजमी ट्राई करनी होती है। मैं समझ सकती हूँ। ऐसे ही है। ये हमने इसके अंदर चने डाल दिए। अच्छा, जब आप चना चाट के लिए चनों को बॉईल करेंगे तो आपने मीठा सोडा डाल के इसको बॉईल नहीं करना है, सही है, बगैर मीठे सोडे के, बगैर मीठे सोडे के आपने इसको बॉईल करना है। आराम से प्रेशर कुकर में हम लोग गला सकते हैं, आराम से गला सकते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर आलू लिए थे, ठीक है, जो हमने बॉईल करके, और हमने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब जो चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करेंगे वो हम चूल्हा बंद करके करेंगे, ठीक है। हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया। हम इसको इधर साइड पे रख देते हैं,
हम अच्छा, इसके कुछ लोगों अंदर को ना चना चाट ठंडी पसंद होती है, गर्म पसंद नहीं होती। ये भी मतलब हम ठंडी ही, ये गर्म सर्व नहीं होगी, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे ही सर्व होगी। हम इसको, क्योंकि हमने इसके अंदर मसाले को मिक्स करना था, अगर हम ये सारे मसाले ऊपर से डालते तो कच्चापन आता मसालों का, ठीक है, मिर्चों का कच्चापन आता, जो भी हमारे ड्राई मसाले हैं उनका कच्चापन आता, इसलिए हमने इसको मिक्स करना था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कुक किया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो डालेंगे वो हमारा चॉप हुआ हुआ अनियन है, प्याज है, ज़बरदस्त, ठीक है, हमने प्याज डाला, थोड़ी सी हमने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली, ठीक है, हमने इसके अंदर धनिया डाला, हमने इसके अंदर पुदीना डाला चॉप किया हुआ, ठीक है। ज़बरदस्त, ये क्या बात है आपकी, और इतना मज़े की इसकी शक्ल इतनी अच्छी लग रही है, लुक की बड़ा कमाल का है। ये आप इसको अब मिक्स करें और हम बस इसको सर्व करेंगे, ये रेडी है। ज़बरदस्त, We बेहतरीन। are और मैं ready. नाज़रीन आपको देख के बता सकती हूँ, और कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कि 100% ये टेस्टी होगा और खा के मज़ा आ जाएगा कि भाई आज वाकई में कोई मज़े की चीज़ खाई है, और हेल्दी भी है। चिकपीस भी है, सारे इसमें हरे मसाले भी हैं, और इसमें टमाटोज़ भी हैं, पोटैटोज़ भी हैं, तो बहुत मज़े के लग रहे हैं मुझे ये ना। आपने इसको एक दफ़ा लाजमी आपने इसको ट्राई करना है, ये मेरे कहने पे, और आपने मेरा फीडबैक लाजमी देना है। अब हम इसको सर्व करते हैं, ठीक है, इस पे से कर लीजिए सर, हम इसको इसमें सर्व करते हैं, सही है। चलें जी। तो भाई मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, मेरा ख्याल है बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जिन्होंने ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम देखी होगी, और चना चाट एक लाजमी जुज़्व है जो कि हम अफ्तार में ज़रूर हम लोग अपनी टेबल पर इसको रखते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आपने ज़रा से ऑयल के अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद वो सारे मसाला जात, इसमें चाट मसाला था, काला नमक था, और क्या था, काला नमक था, रेड चिली पाउडर था, इसके अंदर ज़ीरा पाउडर था, गरम मसाला पाउडर था, और धनिया कुटा हुआ था। ज़बरदस्त। इस सब को आपने जब एक दफ़ा थोड़ा फ्राई कर लिया कि कच्चापन ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने इसमें सब कुछ डालना है, छोले डालने हैं, आलू डालने हैं, टमाटोज़ और खीरा, अनियन, और उसके बाद हरा धनिया, पुदीना, ये सब कुछ डालना, थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डालनी है, और क्या प्यारी लुक है, देखें ना, ज़बरदस्त। ये हम इसको थोड़ा सा अब आप इसकी गार्निशिंग कर लीजिए। लेमन तो लाजमी है इसके साथ, लेमन लाजमी है, हम थोड़ा सा जी ये लीजिए। हम इसमें थोड़ा सा, मैंने सोचा थोड़ा मेरे भी मार्क्स हो ना, थोड़ी सी गार्निशिंग मैं भी कर लूँ। चले जी, ये हमारी स्टिक्स भी रेडी हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ इसका सॉस होगी तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। हम इसको भी थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, जी जी इसके साथ बिल्कुल। ही लेमन जूस। और कैमरामैन जो है, मैं आपको ये कहूँगी कि आप फोकस कर लें ताकि नज़र आए कि ख़वातीन ने आज मेहनत की है। बहुत ही झटपट देखे, 15-20 मिनट में हमने रेडी नोटिस कर किया है दिया। मायदा कि वो बिल्कुल कुछ भी खाते हैं ना, लेमन का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, आदत होती है, और लेकिन अच्छा मेरा भी लगता गला बहुत सेंसिटिव है, मैं इतना हाँ। लेमन खा नहीं सकती, पर ये बड़ा हेल्दी होता है, मतलब विटामिन सी इसमें होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये है। बहुत ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल अपनी रूटीन लाइफ में रखें, अगर आपका गला ख़राब नहीं होता हर तो। किसी को लेकिन लेमन सूट नहीं सूट करता, नहीं करता, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, एक देसी लेमन होता है और एक दूसरा लेमन होता है। देसी सुना है गला ख़राब नहीं करता, नहीं करता गला ख़राब, देसी लेमन, ठीक है। चले जी, ये हमारी रेसिपीज़ दोनों रेडी हैं, कार्ड्स आप लोगों ने देख लिए थे, उम्मीद है कि आपने रेसिपीज़ अपने पास नोट भी कर ली होंगी, आपने ट्राई करनी है, फीडबैक देना है, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। आज हमने आपके लिए बेकरी स्टाइल की चिकन स्टिक्स बनाई हैं, उसके साथ साथ ढाबा स्टाइल चना चाट। तो होप्स आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे और शेफ़ माहिदा को इजाज़त दीजिए, वापस चलते हैं मुदस्सिर के पास। वेलकम बैक। दुनिया बोल है रमजान स्पेशल, और किचन में तो आज बहुत ज़बरदस्त किस्म के खाने तैयार करके आ चुकी हैं। चना चाट थी और चिकन स्टिक्स थी। बिल्कुल, और लेकिन ये रमज़ान मुबारक जनाब इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इस महीने के अगर कुदरत के उसूलों पर अमल किया जाए तो इंसानी जिस्म से तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है। साइंसी तहकीक कहती है कि खाने की आदत बराह रास्त इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होती हैं, और हर वक्त भरे पेट के साथ रहना दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल, और इस वक्त माहिर ग़िज़ाइयत भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि स्पेशली रमज़ान में हमारा जो खाने पीने का रूटीन है वो क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे बीमारियां भी दूर हों और हम हेल्दी भी रहें। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर सैरिश, आप लोग कैसे हैं? तबीयत कैसी है? हाउस एवरीथिंग? फर्स्ट क्लास डॉक्टर साहबा। तो डॉक्टर साहबा ये बताइए कि ये रमज़ान मुबारक में वो फास्टिंग तो बड़ी एक अच्छा टाइम है, लेकिन जब इफ्तार होता है तो फिर हम अगली पिछली सारी कसरें पूरी कर रहे होते हैं, या फिर सहरी के वक्त हम ये कर रहे होते हैं कि स्टोरेज कर ली जाए बहुत ज़्यादा। कैसे खाना चाहिए, क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए? बेसिकली देखिए कि रोज़ा हमें जहाँ सब्र और बैलेंस, मतवाजन ग़िज़ा की और मतवाजन ज़िंदगी होने की तरफ तरगीब देता है, वहीं पे जो खुराक है सहरी में वो चीज़ें ली जाएं जिससे पूरा दिन जिस्मानी तवानाई बरकरार रहे, जिसमें आप जौ का दलिया ले सकते हैं। अगर आप पराठे इस्तेमाल करें तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में लीजिए। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और जो बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें हैं वो सहरी अफ्तारी में लेने से परहेज़ करें। और जब अफ्तार की बात की जाती है तो उसमें इंसान की जो एनर्जी लेवल है वो एंड पे कीटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी आपकी बॉडी में आपकी बॉडी आपकी फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देती है, जिसमें वेट लॉस भी होने लगता है। उसको बेसिकली हम क्या करते हैं कि लोग उसको लाल शरबत पी लिया, मतलब दूध सोडा जैसी गलत चीज़ें जो होती है वो इस्तेमाल की, ऐसे नहीं करना चाहिए। खजूर लें, फलों का इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत फ्राइड आइटम्स ज़रूर लें, बट थोड़ा बहुत लें, लाइक एक पकौड़ा ले लिया, थोड़ा सा आपने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी मजे के पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं, चटपटी चीजें होती हैं, हाथ कहाँ रुकता है वहाँ पे? तो आप कह रही हैं कि एक पकौड़ा ले लें, पकौड़े सामने प्लेट पड़ी हो, कैसे हो ये मुमकिन? देखिए पोर्शन साइज कम कर सकते हैं ना हम, पोर्शन साइज लाइक मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि जैसे ही रोजा मतलब अफ्तार होता है तो आप 2 से 4 खजूरें लेने की बजाय ज्यादा ले ले तो वो भी ठीक नहीं है। अगर आप जो शरबत है, पानी है, वो भी बहुत तेज नमक और तेज चीनी वाला पानी लेते हैं तो वो भी आपके मैदे की हेल्थ के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए बेहतर नहीं होता। सही। तो पूरा दिन जहाँ रोजा हमें इस बात का सबक सिखाता है कि मगरिब की अजान होनी है और अफ्तारी का हमारी बॉडी और हमारा जो रूहानी फ़वाइद और जिस्मानी फ़वाइद लेने हैं, तो उसमें खुराक को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और जो तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने हैं ना, चाहे वो कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कहीं पे भी उसका इस्तेमाल ना कीजिए। और ये सारा हमारी ख़वातीन जो घरों में किचन में इस टाइम खाने बना रही हैं उन पर मुनहसर होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ख्याल रखना। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर जवेरिया, मुझे आप ये बताएगा कि सहर में हम ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि जिससे जो लोग गुर्दे के मरीज़ हैं उनको गुर्दे में दर्द ना हो, जो मैदे के अल्सर के मरीज़ हैं उनको मैदे में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका रोज़ा बड़े सुकून से गुजर जाए? बिल्कुल, देखिए किडनी पेन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए उनको चाहिए कि रोज़ा बिल्कुल रखें, पर कहा जाता है कि अगर आपकी बीमार है और बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसमें आप रोज़ा बाद में भी रख सकते। पर साथ ही साथ अगर आप हेल्दी तरीके से रोज़ा रखना चाहते हैं तो अफ्तारी से सहरी के दौरान पानी का बहुत इस्तेमाल करें, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करें। लाइक टू से दैट स्कंजमीन हो गई, फालसे का पानी, जौ का पानी, डिटॉक्स वाटर्स, जैसे हम नॉर्मल शोज में बताते रहते, लोगों को गाइड करते रहे कि रेड कलर का और येलो कलर के और जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उससे डिटॉक्स वाटर बनता है जो बॉडी को प्योर करता है, लाइक किन्नू, मौसमी, माल्टा, चकोतरा, फिर उसके अलावा बीटरूट, एप्पल, कैरेट जूस। आप इन्हीं चीज़ों को थोड़ा पानी के साथ ऐड करके जब अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी भी पैदा होती है और साथ ही साथ आप बड़ा सेहतमंदाना। अच्छा, कुछ लोग दही का इस्तेमाल सहर में लाजमी करते हैं ताकि कि उनको गर्मी ना लगे और प्यास ना लगे। जी, दही बहुत अच्छी है। दही के साथ अगर आप दूध मिला के उसकी लस्सी का इस्तेमाल करें और इलायची का इस्तेमाल करें तो प्यास की शिद्दत में कमी आती है। आप हेल्दी तरीके से रोज़ा रखते हैं और इम्यूनिटी भी अच्छी जनरेट होती है। और ऑन द अदर साइड जो लोग पराठे खाते हैं सहर में यानी सहरिश अपनी बात करें, पराठे के बगैर नहीं करते। मैं आजकल नहीं खा रही पराठा और मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है। हाँ, लाइट बिल्कुल, मतलब आप इंटरनली इंसान बहुत अच्छा खूबसूरत फील करता है। सहरिश बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, इफ्तार होता है एकदम से लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आजकल इफ्तार भी थोड़ा जल्दी है। जहाँ आप लाहौर में हैं वहाँ तो और मजीद थोड़ा फ़र्क है। जी, आज 6:12 जी बिल्कुल, और हमारे पास भी 6:42-43 पे हो रहा है, तो तवील टाइम होता है कि इफ्तार, कुछ लोग तरावी के लिए जाते हैं, कुछ उसके बाद तक जाग रहे होते हैं, लंबा आजकल टाइम होता है।
तो वो जो पोर्शन डाइट बनाते हैं हम कि जी एक इसमें खा लेंगे मील, एक उसमें ले लेंगे, तो वो रमज़ान में कैसे बनाया जाए प्लान? देखिए, सबसे पहले आप खजूर से रोज़ा इफ्तार कीजिए। खजूर के बाद आप कोई ना कोई फ्रूट लीजिए, या फ्रूट जूस लें या फ्रूट आप बाउल ले लीजिए। अगर तली हुई चीज़ें हैं तो उसका पोर्शन कम रखें, ठीक है, आप इस्तेमाल करें, पर ये नहीं कि अगर आपकी वेट लॉस के टारगेट्स हैं तो आप वेट गेन कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर औकात ये चीज़ें खाने से तबीयत बोझल होती है और आप हेल्दी तरीके से तरावी भी नहीं पढ़ पाते और इबादत भी करनी होती है ना, इबादत भी नहीं कर पाते। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लाइट रखें। तरावी के बाद आप कुछ लोग तो वैसे ज़्यादातर तरावी से पहले मेन मील ले लेते हैं, लाइक चपाती या चावल के साथ कुछ ना कुछ कोई डिश। तो कोशिश करें कि उसमें गोश्त तो ठीक है रखें 1 पोर्शन, पर ज्यादा पोर्शन दाल और सब्जी का रखें। दाल ले लें, और अगर बिरयानी बनी हो बिरयानी बिल्कुल ले, पर पोर्शन साइज कम करें। ऐसे नहीं कि 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट। लाइक मैंने लाहौर में लोगों को देखा है, मैंने कराची में देखा है कि एक ही वक्त पे 3 से 4 जो होते हैं ना कुलचे, उनके साथ एकदम से वो खाना उनको पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं कि भूख बहुत लगी हुई थी और एक सब कुछ खा लिया और अब ये तेजाबियत हो रही है। मुझे स्पेशली कराची की अगर आप बात करें, कराची में बिरयानी लवर्स बेशुमार है, हर घर में बिरयानी लवर है। तो अगर रमजान में बिरयानी बन गई तो कितनी खानी है? तकरीबन आप डॉक्टर साहब 4 प्लेट जो हैं वो वक्फे से तो खाई जा सकती है ना। एक खा ली इफ्तारी के साथ, फिर 2 घंटे बाद फिर 1 प्लेट खा ली, फिर 2 घंटे बाद, तो अच्छा नहीं है कि पोर्शन भी बढ़ जाएगा। इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एक्चुअली देखिए कि चावल का मतलब कार्बोहाइड्रेट और उसमें जो प्रोटीन पोर्शन जा रहा है थोड़ा सा, उसके साथ आपने रायता ले लिया, सलाद ले लिया, इस तरह की चीज होगी, उसका पोर्शन कंट्रोल करें। क्योंकि आप मतलब खुराक वो ले जिसमें तवानाई हो, लाइक नट्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी जूसेस का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फिर सलाद जो होता है, सलाद में आप डिफरेंट मतलब एग डाल सकते हैं, चिकन, फिश, मटन, मीट, उस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें लें जो आपकी बॉडी को एसिडिक भी ना करे। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें हैं और जो मीट का गोश्त का इस्तेमाल है वो बॉडी को एसिड करता है और बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। सही। जितनी बॉडी अल्कलाइन होती है उतने हम कोलेस्ट्रॉल से, हाइपरलिपिडीमिया से, डायबिटीज से बचे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे बड़े ज़रूरी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, आप जो लोगों को बता रहे होते हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो सारा साल में 3 महीने बाद 4 महीने बाद ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं, रमज़ान में वो लोग भी रुक जाते हैं। वो कहते हैं यार रमज़ान है, कमज़ोरी हो जाती है। या कोई इशू होता है कि रमज़ान में आप ब्लड दे सकते हैं, इफ्तार के बाद चले जाएं, इशा के बाद चले जाएं, या नहीं देना चाहिए? देखिए, अल्लाह ताला ने ये जिंदगी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खिदमत के लिए, वक्फ करने के लिए बनाई है। आई बिलीव इन दिस थिंग कि जब आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ब्लड डोनेट करने की, तो ऐसा नहीं होता कि आप में कमजोरी हो जाए या समथिंग। अगर आपका हेल्दी ब्लड है और आप हेल्दी डोनेट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल डोनेट कीजिए। अच्छा। पर आप जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, आप कोई ना कोई हेल्दी मतलब जूस पिए, कोई फ्रेश जूस लें, यानी जैसे कि सेब का, अनार का, माल्टा, मौसमी, चकोता, इस तरह आते हैं, तो आप अगर वो लेते हैं तो वो इंस्टेंटली खून बनने लग जाता है। उससे आपको वीकनेस बिल्कुल नहीं होती। और चलिए जी, बिल्कुल ये वैसे भी ना एक मिथ भी बनाई हुई है, बिला वजह की बातें भी बनाई हुई है कि भाई ऐसे करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जूस का डब्बा साथ रखो, यहाँ ब्लड निकला नहीं कि वहाँ बेहोश हो गए, कुछ ये इस तरह का तासुर बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने बड़ी फीद बातें बताई हैं। अब हमने जनाब देखना है कि अफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है, बिल्कुल, और तैयारियां क्या क्या हो रही हैं और मुख्तलिफ शहरों में तैयारियां की जा रही हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। तो कराची में काशान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। रोड साइड पर मुख्तलिफ जगहों पर मुखय्यर हजरात की जानिब से अफ्तारियों का एहतमाम है। काशान, कराची में क्या, कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या सिचुएशन देख रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए माह रमज़ान मुबारक रोज़े की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। मैं कराची की मशहूर 46 बंस रोड पर मौजूद हूँ। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो हमें समोसे, पकोड़े और दही बड़े खरीदते दिखाई दे रही है, जबकि हमारे हमारा शहरी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। कोई पापड़ी खरीद रहा है तो कोई समोसे और पकौड़े खरीद रहे हैं। ख़वातीन भी मेरे हमरा मौजूद है, ख़वातीन से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है जी, बहुत मज़ा आ रहा है और रमज़ान का इंतज़ार तो आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ही करती है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं हमारे। इसके अलावा
रमज़ान मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। जी बिल्कुल, आपने कहा ख़वातीन भी कह रही हैं कि रमज़ान मुबारक जब आते तो मार्केटों की रौनक भी दुबाला हो जाती हैं। ख़वातीन भी जो है इफ्तार की तैयारियों में यहाँ पर मसरूफ़ दिखाई दे रही है। शहरी आ रहे हैं और हर शहरी जो है जल्द से जल्द जो है समोसा पकौड़े लेके अपने घरों की जाने चले जी काशान, ज़बरदस्त, आप तो बड़ी तली हुई चीज़ों की दुकान के बाहर मौजूद है, रश भी काफ़ी है। अभी हम चलते हैं लाहौर, जहाँ पर खुरम मलिक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लाहौरी किस तरह से इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। जी खुरम। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की तारीख जो है वो होने जा रही है और हर तरफ जो है वो अफ्तारी की तैयारियां जो है वो होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त एक ऐसे कैंप पे मौजूद हैं जो मुखय्यर हज़रात की जानिब से जो है यहाँ पर कैंप लगाया गया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और यहाँ पर जो अफराद हैं उनकी अफ्तारी जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। ये जो एहतमाम कर रहे हैं इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा, रमज़ान मुबारक का महीना है, बबरकत महीना है, क्या तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह यहाँ पर सहरी और अफ्तारी जो है वो करवाते हैं? माशाल्लाह यहाँ पे डेली जो है ना 200 के करीब सहरी करवाई जाती है लोगों की और अफ्तारी में 300 से 350 लोगों के अफराद की शिरकत होती है। और अफ्तारी में हमारी तरफ से यहाँ पे जो है ना खजूर, उसके बाद जो फ्राई आइटम है उसमें पकोड़े, फ्रूट्स में जो है एप्पल और उसके बाद खाने में बिरयानी, चिकन बिरयानी का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को ऐसे डील करते हैं जैसे उनको फ़ील हो कि वो बाहर नहीं अपने घर में खाना खा रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं अपने मतलब अजीज़ों के साथ, और उनको अच्छे से अच्छे तरीके से डील किया जाता है और उनको खाना वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सर मुझे ये भी बताएगा कितने अफराद की यहाँ पर अफ्तारी और सहरी का एहतमाम किया जाता है? सर सहरी में यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 लोग की सहरी की जा रही है और अफ्तारी में यहाँ पे तकरीबन 350 से 300 लोग मौजूद होते हैं अफ्तारी के टाइम। उसके अलावा उसके बाद खाना वगैरह भी खिलाया जाता है। यहाँ पे लोग खाना वगैरह भी खाते हैं डेली। यहाँ पे हम 3 टाइम वैसे भी खाना खिला रहे हैं अभी सहरी और अफ्तार के मकामात में, इसलिए जो ये सिलसिला शुरू है ना इसमें सहरी और अफ्तारी करवाई जा रही है। तो यहाँ जनाब सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया गया सैलानी की जानिब से लाहौर में। और अब हम चलते हैं इस्लामाबाद में, जहाँ पर उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। उमर, शहर इक़्तिदार में इस वक्त इफ्तार की क्या तैयारियाँ हैं? आज चौथा रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा है, रहमतों का अशरा है। और इस रहमतों के अशरे में भी हम ये देख रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो अपने अफ्तारी के सामान की ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन इस वक्त हम मेलोडी फ़ूड मार्केट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ ये एक मशहूर फ़ूड मार्केट है और यहाँ से लोग अफ्तारी का सामान लेने आते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ उस तरह रश हमें नज़र नहीं आ रहा। यही इन्हीं से जानते हैं कि वजह क्या है कि रश नहीं है, लोग नहीं है, क्या वजह भाई? वजह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मटेरियल बहुत महंगा है, सामान ख़रीदार कम हो गए, महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे। महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे। इनके पास पकोड़े हैं और समोसे हैं, लेकिन इस तरफ जो फ्रूट चाट और दूसरे जो चना चाट वगैरह लेके बैठे हुए, इनसे जानते हैं काम पे कोई फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से? लोग तो अफ्तारी की हमें देखने के उस तरह लोग नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। पहले बहुत रश होता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं। चले जी उमर हयात, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद की रौनकें दिखाई हैं रमज़ान के महीने की। अब हम चलेंगे कराची में, जहाँ पर हम देखते हैं गवर्नर हाउस में जो कामरान टिसोरी हैं वो स्पेशली रोज़ा अफ्तार करवाते हैं और मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तो इस वक्त वजाहत हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर वहाँ पर मौजूद हैं। जी, वजाहत अली आब्दी के साथ इस वक्त गवर्नर सिंध मौजूद हैं। जी वजाहत, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है गवर्नर सिंध का? रमज़ान के शुरू होते ही मुल्क भर के अंदर अफ्तारी और सहरी का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। इसी तरीके से कराची के अंदर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से गवर्नर हाउस के अंदर आवाम के लिए एक बहुत बड़ी अफ्तारी का एहतमाम किया। हमारे साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर ये सिलसिला कब से शुरू किया, ये आइडिया कैसे आया आपको और कितनी बड़ी तादाद आवाम को यहाँ पर आपने मदऊ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले साल तकरीबन 4.5 लाख के करीब लोगों ने पूरे रमज़ान में इफ्तार डिनर यहाँ किया था। अभी भी अगर आप मेन गेट पे जाएं तो हमने दरवाज़े खोले हुए हैं। जो भी शख्स आता है हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मैं तो समझता हूँ मुझे अल्लाह ने एक सुपरवाइज़र बनाया है कि और मुझे खुशी इस बात की कि अल्लाह ने मुझे इसमें चुना कि मैं लोगों के लिए ये सब कर सकूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से भी मैं एहलियान कराची और एहलियान सिंध से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ गवर्नर हाउस। मैं आपकी मेहमान नवाजी के लिए दरवाज़े पे मौजूद हूँ, गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ। हमारे साथ बैठ के इफ्तार और डिनर करें। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगा जो परेशान हैं और कई ऐसे आपके चैनल के तवज्जुह से भी दूसरों से भी आता है कि वो अपनी फैमिली को जहर दे देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, परेशान हाल है, वो गवर्नर हाउस आएँ,
इस जगह पर बैठें, मेरे साथ इफ्तार डिनर करें। इंशाअल्लाह ताला माशी हालात बेहतर होंगे। उम्मीद है नई हुकूमत आ गई है, नए फाइनेंस मिनिस्टर आए, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान में खुशहाली का दौर लेकर आएंगे, IMF से जान छुड़ाएंगे। हमारे यहाँ 300 दिन इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम है। सहरी भी हम लोग यहाँ पर रात को करवा रहे हैं। अल्लाह ताला करवाने वाली ज़ात है, हम तो सिर्फ हिस्सा बनते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। हाँ जी, देखिए ये थे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, जो बता रहे थे कि कोई भी शख्स जो शहर में भूख से खुदकुशी करता है वो ना करे, वो भी गवर्नर हाउस आए। और शुक्रिया वजाहत अली आब्दी हमें आगाह कर रहे थे। कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस में इस वक्त इफ्तार का एहतमाम है और दरवाजे कहते हैं खोले हैं, जो भी आए वो हमारा मेहमान है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त पूरे मुल्क में अफ्तारी का एहतमाम, मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की मदद का सिलसिला जो जारी है, इसको जारी और मुदस्सिर भी मेरी अफ्तारी करवाएंगे। अभी ये सोच नहीं रहे हैं, मैं इनको इस तरफ कन्विंस कर रही हूँ कि करें आप कुछ ना कुछ। खैर, ये हम लोगों का आपस का तो चलता रहेगा। और अब जुमे का मुबारक दिन है और अपने बेहतरीन अंदाज में इफ्तार भी करनी है, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखना है, खुशियाँ बांटनी है, हमें दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।